भारत के मेन इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 के बारे में अगर बात करें तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 7 से लेके 8% तक नीचे गिरा हुआ है। ये लगभग 22,000 पॉइंट को टच कर दिया था, बट अभी के टाइम में लगभग 24,200 पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी लगभग 7% नीचे गिरा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से। वहीं बात करें भारत के मिड कैप वाले इंडेक्स के बारे में यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 की, तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% नीचे गिरा हुआ है। ये लगभग बहुत नीचे गिर चुका था, बट अभी के टाइम में अच्छी खासी रिकवरी हुई है। 20,200 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 10% गिरा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से। एंड आखिरी में अगर बात करें छोटी कंपनी की निफ्टी स्मॉल कैप 250 की, तो अभी के टाइम में लगभग अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 14-15% नीचे गिरा हुआ है। ये बहुत नीचे गिर गया था पिछले 3-4 महीने के अंदर में, बट इसमें अच्छी खासी रिकवरी हुई है। अभी भी लगभग 14% की गिरावट है अपने ऑल टाइम हाई से। अब जो पिछले कुछ हफ्तों से रिकवरी चल रही है मार्केट के अंदर में, इसके वजह से निफ्टी 50 का पी रेशियो लगभग 22 पे पहुंच चुका है। ये लगभग 19.5 को टच कर गया था। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लगभग ये 19 पे पहुंच चुका था। 19 से ये बढ़ के अभी के टाइम में लगभग 22 पे पहुंच चुका है। वहीं अगर मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे 35 का पी पहुंच चुका है। ये लगभग 33 को टच कर गया था। अगर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की बात करें या 2 साल की बात करें, अपने एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। 5 साल पे एवरेज से कम पे ट्रेड कर रहा है इसका पी रेशियो। आप इस चार्ट के अंदर साफ साफ देख सकते हैं कि लगभग 33 का पी पहुंच चुका था, बट अभी के टाइम में बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज्यादा रिकवरी हुई है, तो लगभग यहाँ पे 35 को टच कर गया है। एंड आखिरी में अगर स्मॉल कैप के पी रेशियो के बारे में बात करें तो लगभग 31 पे पहुंच चुका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत ही भारी गिरावट हुई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही भारी गिरावट हुई है। लगभग ये 26 को टच कर गया था इसका पी रेशियो, 25-26 को, बट अभी के टाइम में रिकवरी अच्छी हुई है, तो पी रेशियो के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 31 को टच कर गया है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले कुछ हफ्तों से जो रिकवरी चल रही है, इस रिकवरी को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है कि जब बेयर मार्केट चालू होता है, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, उस टाइम पे लमसम करना सबसे परफेक्ट टाइम होता है। ये हम सभी लोगों को पता है कि जब मार्केट नीचे गिर रहा हो उस टाइम पे लमसम करना चाहिए, जिससे हमें कम दाम के अंदर में ज्यादा यूनिट मिल जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। बट यहाँ पे एक और सवाल निकल के आता है कि जब मार्केट रिकवर कर रहा हो, जब मार्केट बेयर रन से बुल रन की तरफ जा रहा हो, जब मार्केट में एक रिकवरी चल रही हो जो अभी के टाइम में चल रही है, क्या इस रिकवरी के अंदर लमसम करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। अब देखिए इसका जवाब बहुत सारे लोगों के लिए हाँ भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए ना भी हो सकता है। हाँ उनके लिए होगा जो लोग गिरते हुए मार्केट में पैसा नहीं इन्वेस्ट किए थे, उनके पास अभी भी एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी भी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे गिरा हुआ है। लगभग 7-8% अभी भी नीचे गिरा हुआ है। लगभग 2000 पॉइंट और चाहिए अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए हमारे निफ्टी 50 को। और वहीं दूसरे टाइप के वो इन्वेस्टर हैं जो बेयर मार्केट, जब मार्केट नीचे गिर रहा था पिछले 3-4 महीने से, उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं, उनको अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उनके लिए जवाब ना होगा, अभी के टाइम में आपको लमसम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में आप रिटर्न एंजॉय कर सकते हैं अगर आपने गिरते हुए मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है। बट अगर आपने अभी तक मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, तो आपके पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट रिकवरी के टाइम में, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है। तो इस टाइम पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहां से भी पैसा थोड़ा बहुत बना सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अपना खुद का रिसर्च करिएगा, अपने खुद के नॉलेज के बेस पे, अपने गोल के बेस पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। लमसम अमाउंट आपको हर महीने नहीं इन्वेस्ट करना होता है। अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है, अगर आपके पास कहीं से पैसा आ गया, अचानक से कहीं पैसा पड़ा हुआ है, उसी को केवल लमसम में डालिएगा। एसआईपी कंटिन्यू रखिएगा। एसआईपी वाले पैसे को आपको लमसम में नहीं डालना है। लमसम में केवल उसी अमाउंट को डालना है जो एक्सेस पड़ा हुआ है, जो केवल फालतू का पड़ा हुआ है, उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम डाल सकते हैं सही टाइम पे। इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर में लमसम करने से पहले आपको कौन से मिस्टेक्स नहीं करने अभी के टाइम में जब मार्केट रिकवर कर रहा हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उस 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में भी बात करने वाले हैं जिसमें आपको अभी के टाइम में लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहली गलती, अभी के टाइम में जब मार्केट रिकवर कर रहा हो और आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उस म्यूचुअल फंड को बिल्कुल मत चूज करिएगा जिसको अभी केवल 1 साल का 2 साल का टाइम हुआ है। क्योंकि अभी के टाइम में जब मार्केट रिकवरी चालू होती है ना, इस टाइम पे सभी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, जिसको अभी 1 साल 2 साल से कम का टाइम हुआ है उसमें आपको लमसम नहीं करना है। हाँ, आप एसआईपी करने के बारे में सोच सकते हैं, लमसम आपको उस म्यूचुअल फंड में नहीं करना है। लमसम केवल उन्हीं म्यूचुअल फंड में करना है जिनको कम से कम 5 साल या 5 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। दूसरा मिस्टेक है, जब मार्केट रिकवर कर रहा हो और अगर आप इस टाइम पे लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सेक्टोरल फंड से दूर रहना है, क्योंकि इस टाइम पे सेक्टोरल फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं, तो इस टाइम पे आपको सेक्टोरल फंड से बच के रहना है। आपको केवल एवरग्रीन फंड की तरफ फोकस करना है, क्योंकि सेक्टोरल फंड क्या होता है ना कि जब मार्केट रिकवर कर रहा होता है उस टाइम पे सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं और कुछ टाइम के बाद उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर होता है वो बेयर मार्केट में बहुत नीचे गिर गया होता है। और जब अभी के
टाइम में जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तो उसमें रिकवरी होना स्टार्ट होता है, तो आपको सेक्टोरल फंड के रिटर्न को देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, आपको ज्यादा फोकस करना है एवरग्रीन फंड्स के ऊपर जो पुराने म्यूचुअल फंड है। तीसरी गलती आपको नहीं करनी है जब मार्केट रिकवर हो रहा हो लमसम करने के टाइम। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको एनएफओ से दूर रहना है, न्यू फंड ऑफरिंग से दूर रहना है कम से कम अभी के टाइम में, क्योंकि जब मार्केट रिकवर कर रहा होता है, जब मार्केट बेयर रन से बुल रन की तरफ जा रहा होता है ना, तो इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड एनएफओ लेके आते हैं। अब इस टाइम पे क्या होता है कि जब एनएफओ आता है ना, तो उसमें भर भर के लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट ऊपर जा रहा होता है। और अगर कोई सेक्टोरल फंड का एनएफओ आ गया जो सेक्टर अभी के टाइम में ग्रो कर रहा है, और इसी टाइम पे म्यूचुअल फंड एनएफओ लॉन्च करते हैं पर्टिकुलर सेक्टर्स के, क्योंकि सेक्टर ग्रो कर रहा होता है। अगर आपने एनएफओ लॉन्च कर दिया तो उस सेक्टर में लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस एनएफओ में भी बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी के टाइम में अगर आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं, एनएफओ से बच के रहिएगा मार्केट रिकवरी के टाइम में। एंड जो आखिरी मिस्टेक है जो आपको लमसम करने के दौरान नहीं करना है, वो है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। कभी भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, लमसम आप कर लेंगे बट आपको गिरावट का सामना देखने को मिल सकता है। एक ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करिए जो ज्यादा रिस्की है, वहीं एक ऐसे म्यूचुअल फंड को भी चूज कर लीजिए जो कम रिस्की है। अब इसका फायदा क्या होता है ना, कि जब मार्केट फ्यूचर में नीचे गिरता है तो कम रिस्की वाला म्यूचुअल फंड कम नीचे गिरेगा, और ज्यादा रिस्की वाला म्यूचुअल फंड ज्यादा नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बना के है कि लंबे टाइम में आपको ज्यादा रिस्की वाला म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न भी दे पाए, और कम रिस्की वाला मार्केट गिरावट से आपके पोर्टफोलियो को बहुत हद तक बचा के रखे। तो इन 4 पॉइंट को ध्यान रखना है, इन 4 गलतियों को आपको आज के बाद नहीं करना है लमसम करने के दौरान। अब हम बात करने वाले वो 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में जिसमें आपको अभी के टाइम में लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरे रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड कैटेगरी होने वाली है। आप अपने रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिएगा, किसी की बात को मान के आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, स्पेशली अभी के टाइम में जब मार्केट रिकवर कर रहा हो। हमारे लिस्ट के अंदर सबसे पहले म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, मैंने फ्लेक्सी कैप को इसलिए चूज किया है क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, यहाँ पे फंड मैनेजर को बहुत फ्रीडम मिलता है। तो अगर आप लमसम करते हैं ना, तो यहाँ पे रिस्क आपका ऑलरेडी बहुत कम हो जाता है, आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनी में डाला जाएगा, और फंड मैनेजर को छूट मिल जाती है कि वो आपके पैसे को जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि आगे गिरावट होने वाला है तो आपके पैसे को लार्ज कैप में डाल देगा, अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप में ग्रोथ मिलने वाला है तो आपके मैक्सिमम पैसे को स्मॉल कैप में उठा के डाल देगा। जब मार्केट रिकवर कर रहा हो उस टाइम पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है। तो मेरे लिस्ट के अंदर जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है उसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का अभी के टाइम में फंड साइज है 6,712 करोड़ का। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.61% का। पिछले 6 महीने की बात करें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप ने -5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। आप सभी को पता है क्वांट के अंदर एक भारी गिरावट हुई थी पिछले 1 साल के अंदर में। वहीं 3 महीने की अगर बात करें तो लगभग 2.8% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है, बेंचमार्क को यहां पे बीट नहीं कर पाया है। वहीं पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग 6% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। मतलब एक बार फिर से क्वांट म्यूचुअल फंड रफ्तार पकड़ना स्टार्ट कर चुका है, अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट करना स्टार्ट कर चुका है। वहीं अगर 2 साल की बात करूं लंबे टाइम की तो लगभग 27% का रिटर्न है, 5 साल की बात करूं लगभग 36% का रिटर्न है, एंड पिछले 10 साल की बात करूं तो लगभग 19% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। क्वांट फ्लेक्सी कैप के लमसम के बारे में अगर बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू लगभग 90,000 रुपए हो जाती। लगभग आपको 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, एंड 10 साल की अगर बात करें तो लगभग 19.5% का एनुअल रिटर्न है, अपने कैटेगरी में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 5 साल की बात करें तो यहां भी 1 नंबर पर रैंक कर रहा है अपने कैटेगरी में। बट पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में यहां पे बहुत ज्यादा गिरावट हुई थी, इसके वजह से अपने कैटेगरी में लगभग 31 नंबर पर रैंक कर रहा था। बट 1 महीने और 1 हफ्ते में देखिए, 1 महीने में लगभग 3 नंबर पे आ चुका है, मतलब 39 में से 3 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर में। यहां पे आसानी से बीट कर दिया है इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांट फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर लगभग 88% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, एफएनओ के अंदर लगभग 4.5% पैसा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ स्टॉक्स 35 होने वाले इस म्यूचुअल फंड के अंदर। लार्ज कैप की कंपनी 45% है, यहां पे देखिए लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन है अभी के टाइम में, मिड कैप में लगभग 18% है, एंड स्मॉल कैप में केवल 8% है। तो लार्ज कैप और मिड कैप में एलोकेशन ज्यादा है, तो रिस्क आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। नियर फ्यूचर के अंदर में आपको स्टेबिलिटी ज्यादा दिखने वाली है अभी के टाइम में। एंड आखिरी में अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 16 का है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, तो आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखेगी। बीटा की अगर बात करें 1 से ज्यादा बीटा है, मार्केट और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा नीचे गिरने वाला है, तो गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। शार्प रेशियो की अगर बात करें कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला
है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल को, रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर आना है। हमारे लिस्ट के अंदर अगली म्यूचुअल फंड कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, मैंने लार्ज एंड मिड कैप को इसलिए चूज किया है क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे को बड़ी कंपनीज के अंदर भी डाला जाएगा और मिड कैप कंपनी के अंदर भी डाला जाता है। लगभग 35% पैसे को लार्ज कैप में एंड 35% पैसे को मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे भारत की टॉप 250 कंपनी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी ज्यादा होती है तो आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 250 कंपनी है। जब 250 कंपनी होती है तो फंड मैनेजर को अच्छी खासी छूट मिल जाती है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी कंपनी में और मिड कैप कंपनी के अंदर। तो इसका फायदा ये होता है कि आपको लंबे टाइम के अंदर में अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है एंड आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिल जाती है जब मार्केट नीचे गिरता है। तो मेरे लिस्ट के अंदर लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट प्लान। तो अगर बात करें एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप की, तो इसका फंड साइज है लगभग 29,400 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.75% का। पिछले एक साल के अंदर में एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप लगभग आपको 12.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो लगभग -1% का रिटर्न है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी से कम नीचे गिरा हुआ है। एंड अगर 3 महीने की बात करें तो लगभग 2.6% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। वहीं 2 साल की बात करूं तो लगभग 23% का रिटर्न दिया है। 5 साल की अगर बात करूं तो लगभग 27% का रिटर्न दिया है। लगभग आपको बेंचमार्क और कैटेगरी के बराबर ही रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप के लमसम के बारे में अगर बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 70,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 17% का रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। 10 साल की बात करें लगभग 15% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में 28% का रिटर्न है। पिछले 6 महीने में कैटेगरी एवरेज से कम नीचे गिरा हुआ है। 3 महीने 1 महीने के अंदर में कैटेगरी एवरेज से आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके पोर्टफोलियो के बारे में अगर बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 59% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 184% का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके पोर्टफोलियो के अंदर पिछले 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने इसके पोर्टफोलियो में बहुत ही कम फेर बदलाव किया है। इक्विटी की अगर बात करें 94% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक 77 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 39% है, मिड कैप की 24% एंड स्मॉल कैप की 10% कंपनी होने वाली है। तो लार्ज कैप में और मिड कैप में आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, स्मॉल कैप में केवल 10% एलोकेशन है। एंड आखिरी में अगर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 11.5 का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 14 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी बहुत ही कम दिखने वाला है। बीटा की अगर बात करें तो कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है, 1 से भी कम है। इसका मतलब मार्केट और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिस्क का सामना बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मेरे लिस्ट के अंदर आखिरी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसका नाम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। उनके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी अभी के लिए परफेक्ट टाइम हो सकता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क होता है पूरे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के अंदर में। तो यहां पे इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से आपको अपना खुद का रिसर्च करना है, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करना है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो अगर बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो इसका फंड साइज है 9,500 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। पिछले 1 साल के अंदर में बंधन स्मॉल कैप ने लगभग आपको 18% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग आपको -6% की गिरावट देखने को मिल रही है। कैटेगरी एवरेज को यहां पे भी बीट कर दिया है। 3 महीने की अगर बात करें तो 0.73% ही नीचे गिरा हुआ है। यहां भी कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। 2 साल की अगर बात करें तो लगभग 45% का रिटर्न है। एंड अगर 5 साल की बात करें तो लगभग आपको 38% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज को यहां पे भी बीट कर दिया और बेंचमार्क को भी बीट कर दिया है। बंधन स्मॉल कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2020 के अंदर में, क्योंकि अब इसको केवल 5 साल का टाइम हुआ है तो आपकी वैल्यू 46,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 35% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर में। अपने कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 27 स्मॉल कैप में से 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 5 साल की बात करूं तो 3 साल के अंदर में भी 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 2 साल में भी 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। एंड 1 साल की बात करूं यहां पे भी 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब स्मॉल कैप में डोमिनेट कर रहा है पिछले 5 साल से बंधन स्मॉल कैप। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंधन स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 51% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 125% का है। मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके पोर्टफोलियो के अंदर कम फेर बदलाव होता है फंड मैनेजर के द्वारा। इक्विटी में लगभग 90% आपके पैसे को डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 185 होने वाले, कंपनीज बहुत ज्यादा होने वाली हैं। तो यहां पे कंपनीज में जो वेटेज होगा ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यहां पे किसी एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी आपको
देखने को नहीं मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए शोभा लिमिटेड के अंदर केवल 2.7% का वेटेज है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वेटेज है वो केवल 2% का है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये कंपनी नीचे गिरती है तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लार्ज कैप की कंपनी लगभग 5% है, मिड कैप की 9% एंड स्मॉल कैप की कंपनी 43% है। स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन है तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। एंड आखिरी में बंधन स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग 16 का है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखेगी। बीटा भी लगभग कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको गिरावट भी बहुत ज्यादा दिखने वाला है। बट शार्प रेशियो यहाँ पे देखिए कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो ये म्यूचुअल फंड नीचे गिरेगा बट आपको रिटर्न भी देगा लंबे टाइम के अंदर में। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने एक सिंपल कंक्लूजन रखने वाला हूं। शुरू में हमने बात किया था मार्केट कंडीशन के बारे में। पिछले 4-5 महीने से लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा था। अभी पिछले कुछ हफ्तों से आपको रिकवरी देखने को मिल रही है और बहुत ही तेज रिकवरी हो रही है, बट अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे गिरा हुआ है हमारा मेन इंडेक्स। तो अभी भी रिकवरी करने में बहुत ज्यादा टाइम है। इस टाइम पे अगर कोई लमसम करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब मार्केट बुल रन में जाता है ना, उस टाइम पे लमसम करने का कोई फायदा नहीं होता है। बट जब मार्केट रिकवर कर रहा होता है बेयर मार्केट से, उस टाइम पे भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी होती है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद हमने बात किया कि जब मार्केट रिकवर कर रहा हो उस टाइम पे आपको लमसम के अंदर कौन सी गलती नहीं करनी है। वो 4 गलती के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमने 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया, 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप। इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा। ये मेरे रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड कैटेगरी थी, आपका कुछ और रिसर्च हो सकता है, आपके रिसर्च के हिसाब से कुछ और म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है लमसम इन्वेस्टमेंट को लेके? क्या आपने बेयर मार्केट में लमसम किया था या अभी के टाइम का वेट कर रहे थे कि मार्केट जब रिकवर करेगा तब मैं लमसम करूंगा? ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।